तो जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रहे थे, कंटिन्यू जो किया था हमने लास्ट क्लास में, वो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हमें बेसिक जो मीनिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो क्लियर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना बॉडी में, है ना। तो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो अपना एक नॉर्मल फंक्शन क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए हमारी बॉडी में, उनके जितने भी फंक्शंस हैं वो उनको अच्छे से शो कर पाए, इमोशनली और सोशल वेलबींग भी होना एक पर्सन का, वो हेल्थ में आता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। तो अब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना, पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना। तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट क्या था, इंडिया मतलब सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल ग्लोब लिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिसीज होती हैं जो रिप्रोडक्टिवली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हमें उन डिसीज के अगेंस्ट भी क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म सोचना था कि कैसे हम उस बीमारी से बच सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। इसके अलावा और जो मेजर कंसर्न था वो क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनेक्ट किए, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम हो गया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। हमने पढ़ा था अमीनोसाइंथेसिस के बारे में। मैंने बताया था अमीनोसाइंथेसिस एक ऐसा फ्लूइड होता है बच्चों जो एम्ब्रियो के सराउंडेड प्रेजेंट होता है। अमीनोसाइंथेसिस फ्लूइड में फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फीटल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बेसिस पे हम उस फीटस में क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के बेसिस पे होते हैं, जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम्स आते हैं। तो आप अर्लियर एज पे, मतलब फीटस की डिलीवरी भी नहीं हुई उससे पहले, जब बेबी डेवलप हो रहा है उससे पहले आप उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, और क्योर भी कर सकते हो। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी टेक्निक थी जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे कि फीटस के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। पर इसका मिसयूज क्या किया गया, इसके मिसयूज में ये आ गया कि इसको हमने यूज किया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से क्या है, फीमेल जो फिटिसाइड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये चीज है। अब इसमें होता क्या है, अमीनोसाइंथेसिस में, अमीनोसाइंथेसिस टेक्निक को आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। एक प्रेगनेंसी का एक ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का, पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है 12 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो 12 से 16 हफ्ते हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी के बाद। आफ्टर 12 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आप क्या कर सकते हो, जो मदर बॉडी है, जो प्रेग्नेंट वूमेन है, अगर आपको उसमें किसी भी तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है कि बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी क्या करते हैं, अम्यूनिटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, फीमेल बॉडी से टेकन आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। सिरिंज की हेल्प से आप उस फ्लूइड को बाहर निकालोगे, फिर उस फ्लूइड को फर्दर टेस्ट किया जाता है। उस फ्लूइड में क्रोमोसोमल पैटर्न प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बार बॉडी। बार बॉडी की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे आप उस बेबी का क्या कर सकते हो, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो, है ना, कि मेल है या फीमेल है, राइट। तो ये सब चीजें थी, है ना। इस टेक्निक का मिसयूज हो रहा था फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, है ना। और नेक्स्ट मेथड क्या था कि हम पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा था उसको जो हम कंट्रोल कर सकते थे, उसका हमारे पास एक मेथड था जिसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो बर्थ कंट्रोल है, उस बर्थ जो हो रहा है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप किया गया था जिसका नाम था सहेली। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। तो ये जो सबसे पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था सहेली, इसको डेवलप किया था CDRI ने। CDIR मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने सबसे पहला सहेली वाज द फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट वाज डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ। ठीक है,
इन्होंने ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रखा जिससे कि ये फीमेल्स को फैमिलियर करा सके कि किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, फ्रेंडली, यूजेबल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसकी रिवर्सिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन थे। इसके अलावा क्या होता है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे वो सबसे मेन चीज एम्फसाइज करते हैं पोस्ट नेटल केयर में, मतलब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस मदर का और बच्चे का एक प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर नेटल केयर उधर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड किया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज फ्री किया जाए, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ये अंडरस्टूड है। यही तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेटेड करो, फीमेल को आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस एक अच्छी नेटल केयर प्रोवाइड करो, बच्चे को एक अच्छी नेटल केयर प्रोवाइड करो, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयर करो वुमेन्स को, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उनके बारे में लोगों को अवेयर करो। ऑल दीज आर कम अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटेजी, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटेजी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये वही बता रखा है गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए, कौन कौन से मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए ऑन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या स्लोगन जारी किया था, हम दो हमारे दो, फॉर कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रही थी। इसके अलावा एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप करी जिसका नाम सहेली था, which is developed by CDRI। तो ये क्या है, ये एक ऐसे essential facilities है जो बेसिकली क्या कर रही है, इट हेल्प्स टू एंश्योर द बर्थ कंट्रोल रेट, है ना, बर्थ कंट्रोल मेजर्स को हेल्प कर रही है कंट्रोल करने में। इसके अलावा सक्सेसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी आते रहे जो कि स्मॉल फैमिलीज को क्या कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स देके। जब तक लोगों को इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तब तक वो उस चीज को क्यों करेंगे, कोई बेनिफिट तो दो स्मॉलर फैमिलीज का, तो वो स्मॉलर फैमिलीज के बेनिफिट को प्रोवाइड करके बर्थ कंट्रोल किया जा रहा था, है ना। जैसे हमारे पास अमीनो सिंथेसिस टेक्निक होती है, वैसी एक टेक्निक मैंने तुम्हें कल बताई थी, दैट इज CVS सैम्पलिंग। CVS क्या होता है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। तो जैसे आपने इम्यूनिटी फ्लूइड को टेकन आउट करके फ्रॉम द फीमेल बॉडी, फीटस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसी तरीके से कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में भी क्या होता है, जब कोरियोनिक विलाई में जो फीटल सेल्स प्रेजेंट है, अगर आप उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लो तो आप क्या कहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो। पर जो इम्यूनिटी अमीनो सिंथेसिस टेक्निक है वो होती है आफ्टर 12 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और जो CVS सैम्पलिंग है ये होती है 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 8 से 10 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी के, वो होती है 12 से 16 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी के, है ना। तो ये है इंडिकेशंस क्या है इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटेजी के। इंडिकेशंस ये हैं कि सबसे पहला बेटर अवेयरनेस क्रिएट करना, जो भी सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, मेडिकल असिस्टेड इंक्रीज करना, पोस्टनेटल केयर्स को इंक्रीज करना, है ना, जिससे कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हम क्या कर पाएं, कम कर पाएं, ठीक है। अगर एक मदर को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस, मदर की बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और फीटस के लिए भी अच्छा नहीं है। फीटस को भी प्रॉपर चाहिए और मदर को भी चाहिए प्रॉपर नरिशमेंट, है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाना जिससे कि हम सेक्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएं, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करने का सबसे अच्छा मेथड होता है बर्थ कंट्रोल, जिसमें हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हो उतने करिए, जिससे कि बर्थ को एक जो पॉपुलेशन जो एक्सपेंड कर रही है इन अनकंट्रोल्ड वे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है इन लिमिटेड वे, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है अनकंट्रोल्ड वे में, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं विच हेल्प्स टू डिले द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को डिले करने में हेल्प करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि मदर ने फर्स्ट चाइल्ड अपना बोर्न कर लिया तो सेकंड चाइल्ड के बीच में कोई प्रॉपर स्पेस चाह रहे हैं तो वो भी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं।
इट इज बेसिकली हेल्प टू इंश्योर द बर्थ कंट्रोल। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरीके के प्रोग्राम्स को क्या करती है, प्रमोट करती है। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए क्या मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। अगर साइंटिस्ट भी एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेवलप करते हैं अपनी तरफ से, तो वो क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो वो देखेंगे। सबसे पहला जो मेजर होता है वो होता है यूजर फ्रेंडली, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो कोई बहुत वेल एजुकेटेड या बहुत हायर क्लास फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं है। हर किसी को बायो की नॉलेज होना तो जरूरी है नहीं, इसेंशियल तो है नहीं। तो आपको जो अपनी पिल्स डेवलप करनी होंगी, अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेवलप कर रहे हो या कोई अदर कॉन्ट्रासेप्टिव स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो, तो आपको ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो कोई इजीली यूज कर पाए, मतलब एक अनएजुकेटेड पर्सन भी उसको इजीली यूज कर पाए। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, यूजर फ्रेंडली, है ना। हर कोई आसानी से उस चीज को क्या कर पाए, यूज कर पाए। सेकंड क्या होता है, इजीली अवेलेबल। और तुमने कोई ऐसा भयंकर सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डेवलप कर लिया, गांव वगैरह में अवेलेबल है नहीं, या कहीं किसी अच्छी जगह पे मिल नहीं रहा, मतलब नॉर्मल जो जगह होती है वहाँ पे मिल नहीं रहा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज। इफेक्टिव होना चाहिए, बिना इफेक्टिवनेस के तो कोई उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करेगा नहीं। रिवर्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया फिर दोबारा प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाए, तो और दिक्कत भी होती है। तो कहने का मतलब रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फीमेल कैन कंसीव अ चाइल्ड, जब भी वो चाहे, है ना। तो ये भी होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो साइड इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे आफ्टर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या समथिंग लाइक, तो फीमेल्स कैन फील नोजिया, वोमिटिंग, इलनेस, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कोई यूज नहीं करेगा। और नेक्स्ट वे, नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजाइन। तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वी हैव सम नेचुरल और द ट्रेडिशनल मेथड। कुछ नेचुरल मेथड अवेलेबल है हमारे पास, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड। कुछ हमारे पास बैरियर मेथड्स इन्वॉल्व हैं, कुछ केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व हैं। आईयूडी ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वी हैव सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ इंजेक्टेबल मेथड प्रेजेंट है, कुछ इम्प्लांट और कुछ सर्जिकल मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स की जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो पुअर होती है। एक बार कर लिया तो वो सोच समझ के किया जाता है कि हमें जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए, टाइप इस तरीके का मेथड है सर्जिकल। इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, ये इंजेक्टेबल और जो इम्प्लांट मेथड है ये डॉक्टर की एडवाइस से ही हो सकते हैं। ये विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर कुछ इम्प्लांट करना है आपकी बॉडी में तो डॉक्टर ही तो करेगा, आपको थोड़ी ना इम्प्लांट कर लोगे। इंजेक्टेबल मेथड्स के लिए भी आपको डॉक्टर की नीड पड़ेगी, आईयूडी के लिए भी आपको डॉक्टर की नीड पड़ेगी। तो ये सब क्या ही एक्सपर्ट्स की देख रेख में होंगे, तो इन सब के लिए एक मेडिकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। नेचुरल और ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं इनके लिए आपको किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, बैरियर मेथड्स के लिए ज़रूरत नहीं है, केमिकल मेथड्स के लिए ज़रूरत नहीं है। ये सब केमिकल्स हैं जिनको कोई भी यूज़ कर सकता है ना। तो वी हैव द टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड। पहला होता है टेम्पररी और सेकंड होता है हमारे पास टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में आता है आपका सर्जिकल मेथड। ठीक है, कल मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना उनका पूरा पीपीटी में डाल के लेके आ जाऊंगी हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इसमें पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फॉर बेटर क्लियरेंस, है ना, कि क्या पढ़ना है। मेन चीज़ है क्या पढ़ना है। वैसे जो इसमें लिखा हुआ है बस इतना ही पढ़ना है, अब इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसके अलावा टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड्स में आते हैं नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड्स। इंट्रायूट्राइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये नॉर्मल मेथड है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट और इंट्रायूट्राइन के लिए यू नीड डॉक्टर, है ना। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, इसमें सिंपल सा एक मेथड आता है दैट इज पीरियडिक एब्स्टेंसी।
पीरियडिक एब्स्टेंसी का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वो चलती है आपकी कुछ 1 to 6 डेज मान लो, या 3 to 5 डेज मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी चलती है। आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मतलब फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे ज्यादा एलएच जो सर्ज हो जाता है वो होता है एट 14 डेज, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड होता है जब ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, जो ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डे होता है उससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, तो करीब 1 हफ्ते का जो समय होता है वो बहुत हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं। इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड, है ना। इस पीरियड में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर मीटिंग हुई तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, है ना। तो इस पीरियड को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, इस टाइम पीरियड को इग्नोर करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टेंसी, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे अवॉइड करोगे कि कोपुलेशन ना करें, है ना, जिससे कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं इस टाइम पीरियड पे बहुत हाई होते हैं। और दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम है। तो हमें पता है जैसे जनरली 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन चलता है, कुछों में 6-7 भी हो सकता है, तो हर किसी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिफरेंट होती है ना। पर हम एक नॉर्मल मान के चलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की है, जिसमें 5 डेज मेंस्ट्रुएशन है। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन से इतना जो समय हो गया 6 से 13 दिन का, इसको आप बोलोगे फर्टाइल डेज, जहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होगा। फिर ये तो टाइम पीरियड है, ये जिस टाइम पीरियड पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन के बाद के ये जो समय हो गया 10 से 17 दिन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले के 4 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 4 दिन, किसी भी टाइम पीरियड पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो वो हाई रहता है। हालांकि जो ओवम है ना, ओवम मतलब जो लाइट रहता है इन ओवरी में वो अराउंड केवल 1 दिन रहता है, और स्पर्म जो रहता है वो 2 से 3 दिन रहता है ना। तो ये चीज है ना। तो फर्टाइल विंडो और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट विल बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी कर सकती है। एक होता है विड्रॉल कोइटस इंटरफेयर, ऐसा मेथड है कि बिफोर इजैकुलेशन या बिफोर इंसेमिनेशन आप इस मेथड में क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी मेथड में ये क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, क्योंकि अगर जरा सा भी सीमेंट रिलीज हो जाता है देन इट मे लीड टू द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लैक्टेशन एमिनोरिया इज आल्सो द नेचुरल मेथड, है ना। लैक्टेशन एमिनोरिया में क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस या आफ्टर पार्चुरेशन के बाद कम से कम नहीं तो 6 मंथ तक फीमेल को ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है बेबी को। उस टाइम पे प्रोलैक्टिन की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई होती है, और प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई है तो वो मिल्क फॉर्मेशन तो बहुत कराएगी फीमेल की बॉडी पे, बट इट कॉज द इनहिबिटरी इफेक्ट ओवर द अदर हार्मोन्स, दूसरे हार्मोन्स के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करेगी। जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है ही है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच सीक्रेट करता है ना। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करेगा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो प्रोजेस्टेरॉन एक इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करेगा ओवर द हाइपोथैलेमस, जिसके ऊपर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर भी एक इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बात क्या है, आप ये बोलोगे कि लैक्टेशन एमिनोरिया के केस में
प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये GnRH पे, LH पे और FSH पे कैसे इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। और अगर LH नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो LH तो ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, नो ओव्यूलेशन। इफ नो LH तो देन नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यानी कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डज नॉट अकर, क्यों? ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, इसके बाद आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी चाइल्ड को, देन चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल डिवाइस तो यूज नहीं हो रहा है इस टेक्निक में, लैक्टेशन एमिनोरिया के केस में, तो देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा इस टेक्निक का, है ना। अब आता है लैक्टेशंस में, मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने इनहिबिटरी इफेक्ट शो किया ओवर GnRH, FSH और LH, तो नो फॉलिकल सेल, नो ओव्यूलेशन और कुछ नहीं फॉर्म्ड होगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। अच्छा, हमें ये बात पता है ओवम सर्वाइव फॉर 1 डेज ओनली, स्पर्म अप टू 3 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 डेज की होती है, प्लस माइनस 2 डेज ले सकते हो, अगर 2 दिन कम हो गए तो 26 डेज और 2 दिन ज़्यादा हो गए तो 30 दिन की हो गई। तो इनका जो ओव्यूलेशन है वो कैसे निकालोगे? अगर किसी की 26 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 26 माइनस 14 करो, तो उसका मतलब 12वें दिन पे उसका ओव्यूलेशन होगा। अगर किसी की 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 माइनस करो, तो कितने पे होगा? 14 डेज पे उसका ओव्यूलेशन होगा। कभी चेंज नहीं होती होगी ना, जैसे किसी की 28 तो 28 पूरी दिन मतलब नहीं चेंज हो जाती है बहुत आराम से अपने आप। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कंडीशन है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, न्यूट्रिशनल टाइप पे भी इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, एक प्रॉपर बॉडी मेंटेन करके एक वुमेन चल रही है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, बट जैसे कोई स्ट्रेस कंडीशन है या कोई एंजाइटी है या बीमार है, फीवर है, किसी भी तरीके से तो इरेगुलर हो जाती है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मेनली हार्मोनल लेवल अप एंड डाउन तो होता ही रहता है वुमेन बॉडी में, तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली डिस्टर्ब ही रहती है, हो जाता है ऐसा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 26 डेज है तो 12 डे हो गया, 28 है तो 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो गया, और अगर 30 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16 डेज पर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है अगर इन दिन पे स्पर्म अवेलेबल है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहेगा? हाई रहेगा, है ना। और ये और 2 नेचुरल मेथड्स मैंने बताए थे जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आते हैं बट नेचुरल मेथड है, जिससे कि हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, ये कब तक इफेक्टिव होता है? लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड 6 महीने तक इफेक्टिव होता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुम लोग को अपने दिमाग में रखनी है एमसीक्यूज करते टाइम, है ना। नेक्स्ट आता है आपका बैरियर मेथड, है ना। बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरियर, किसी बैरियर का इस्तेमाल करके। तो बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है बैरियर में वो आता है कॉन्डम। कॉन्डम को यूज़ किया जाता है, कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर और शीट का मिलके बना हुआ होता है। इसको इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये स्किन फैमिलियर रहे, कोई और चीज़ नहीं लगा सकते हैं। तो कॉन्डम बेसिकली आर यूज टू कवर द पेनिस, जिससे कि जो भी इंसेमिनेटेड मटेरियल है वो फीमेल वेजाइना पे इजैकुलेट होने से पहले क्या हो, इजैकुलेशन ना हो पाए, मतलब
ट्रांसफर ना हो पाए वो सीमेन, है ना। तो इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज द कॉन्डम फॉर मेल एंड दिस इज द कॉन्डम फॉर फीमेल, है ना। इसको यूज किया जाता है। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है which is used popular brand of condom for the male. Use of condom increases because they also helps to protect from the STI, sexually transmitted जो भी infections होते हैं, एड्स वगैरह, जो ऐसी बीमारी है कि अगर लाइफ में एक बार होगी तो लाइफ थ्रेटनिंग ही है, बचना बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से। तो इन सब बीमारियों को भी इस तरीके से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो they can be used by both male and female, और सबसे इम्पोर्टेंट बात they can be self inserted। तो एक तरीके की प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है यूजर्स को, है ना। जो बैरियर मेथड्स हैं which is available for female, इसमें आता है आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट्स। These are the barrier methods which is available for the females, ठीक है। They are also made up of rubber and they can be inserted into easily by the female into the female reproductive tract, ठीक है। और this can prevent the conception by blocking the entry of sperm into the cervix, ठीक है। ये reusable होते हैं, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है। कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है बेसिकली स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह होती हैं, जो नाम से ही पता चला है स्पर्मिसाइडल से, यानी कि यूज फॉर किलिंग द स्पर्म्स, है ना। जेलीज होगी, फॉर्म्स होगी, दे आर यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, जिससे कि बर्थ कंट्रोल को और ज़्यादा अच्छे से रोका जा सके। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आते हैं आपके केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या इंक्लूड होता है, केमिकल मेथड्स में हम स्पर्मिसाइड्स कंटेन करेंगे। तो मतलब हमारा जो मेन मोटो क्या होता है, स्पर्म्स को किल करना। तो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाएंगे जो स्पर्मिसाइड्स होंगे। तो स्पर्मिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को किल या डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें आपका जिंक सल्फेट, तो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, दीज आर सम केमिकल्स, है ना, which is used for killing the sperms, है ना। तो मोस्ट वाइडली यूज जो स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है आज के टाइम पे वो होता है नॉनॉक्सिनोल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है ना। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पर्मिसाइड इन प्रेजेंट टाइम इज नॉनॉक्सिनोल 9, ठीक है। ये एक सर्फेक्टेंट है जो बेसिकली क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, जो स्पर्म होता है इट इज ऑल सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ये उस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देता है, रप्चर कर देता है। तो जब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाएगी तो स्पर्म तो किल हो ही जाएगा, है ना। ये है स्पर्मिसाइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स आल्सो, जिसमें मैंने आपको बताया जेलीज वगैरह होती है ना। तो एक ब्रांड होती है डेल्फिन ब्रांड की जेलीज, फॉर्म्स वगैरह, टैबलेट्स, ये सब यूज कर सकते हैं। तो दीज आर आल्सो द सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी शो करते हैं, है ना। और दे कैन आल्सो इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना, है ना। तो ये कुछ ऐसे केमिकल मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है। नॉनॉक्सिनोल 9 का नाम याद रखना, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पर्मिसाइड है, ठीक है। NIM 76 जो है, NIM 76 भी एक तरीके का, मतलब ये एक ऐसा स्पर्मिसाइड है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नीम ऑयल। नीम ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया गया NIM 76 को। ये इसका फ्रैक्शनल है, आपने एक टेक्निक पढ़ी होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब हम किसी भी ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होता है, बहुत कम। जैसे अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करो तो अल्कोहल वाज बॉइल्ड एट 76 डिग्री सेल्सियस, वाटर वाज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब इन दोनों को सेपरेट करोगे तो यू कैन इजीली सेपरेट बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, है ना। तो NIM 76 क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नीम ऑयल, जो क्या शो करता है, स्पर्मिसाइडल एक्शन शो करता है ना। नेक्स्ट क्या है, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस न्यू दिल्ली डेवलप अ हर्बल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या डेवलप किया है, एक हर्बल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया है, वेजाइनल क्रीम विद ब्रांड नेम इज कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो इससे इसे डेवलप किया गया है ना। तो ये नाम याद रखना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस। नेक्स्ट मेथड आते हैं हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर नाउअडेज। अभी पता है क्या होता है कि ये सब जो मेथड्स मैंने बताया, नेचुरल मेथड्स हो गए, केमिकल मेथड्स हो गए, इसमें क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन के चांसेस तब भी होते हैं, तब भी हो सकता है कि हो जाता है ना, क्योंकि जो यूज करने वाले हैं वो तो नॉर्मल लोग हैं, कोई मेडिकल असिस्टेड पीपल्स तो है नहीं कि जो बहुत अच्छे तरीके से या बहुत वेल तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को 1920s में अर्नस्ट क्रेफेनबर्ग इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वाइडली यूज्ड आईओडी व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, ये जो मेटल्स का यूज कर रहे हैं ना, मेटल का यूज बेसिकली इसलिए कर रहे हैं, ये जनरली जितने भी मेटल्स मैं तुम्हें बताऊंगी ये मेटल्स बिलोंग करेंगे ट्रांजिशन मेटल सीरीज से। ट्रांजिशन मेटल सीरीज में क्या होता है, जो मेटल आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, है ना, क्योंकि +2 +3 +4 ऐसे इस तरीके के होंगे। दे ऑक्यूपाई लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल। तो ये क्या होता है ना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे अपने आप को स्टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, स्पर्म इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो 1920 में अर्नस्ट ग्रेफेनबर्ग ने सबसे पहला फर्स्ट वाइडली यूज्ड आईओडी बनाया था व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर वायर। तो किससे मिलके बना था, सिल्वर वायर से मिलके बना था। स्पर्म पे पॉजिटिव चार्ज होता है, स्पर्म पे कोई चार्ज कैसे होगा, जैसे प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं, प्रोटीन तो नेगेटिव भी होते हैं और प्रोटीन न्यूट्रल भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं और डीएनए नेगेटिव होता है। स्पर्म एक सेल है ना पूरा कंप्लीट। ओके, तो इसमें क्या है, अर्नस्ट ग्रेफेनबर्ग ने सबसे पहला जो आईओडी बनाया था व्हिच वाज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, ये डिवाइस जो है दे आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और द एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। तो इसके लिए तो भाई डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी अगर यूट्रस में इम्प्लांट करना है। आईओडी बेसिकली क्या करते हैं, आईओडी हेल्प्स टू इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। फैगोसाइटोसिस वर्ड का मतलब होता है किलिंग ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विद इन द यूट्रस, है ना, यूट्रस में, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, आज के टाइम पे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस अवेलेबल है नॉन मेडिकली और इनर्ट आईयूडी में आते हैं लिप्स लूप, है ना, ये होते हैं नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडी। These IUD are made up of stainless steel और the polythene, है ना। तो ये जो जनरली आईयूडी होते हैं ये स्टेनलेस स्टील और पॉलीथीन से मिलके बने हुए होते हैं, ये पॉलीमर्स हैं बेसिकली, है ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आते हैं CUD CU7 मल्टीलोड 375। These are the copper T releasing IUD। ये क्या करते हैं, कॉपर आयन रिलीज करते हैं। ये आईयूडी से क्या होगा, कॉपर साइन रिलीज होंगे बहुत सारे, मतलब Cu+2 या Cu+2 कुप्रस या कुप्रिक आयन फॉर्म, कोई भी फॉर्म विच इज बेसिकली सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। उनको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, उसमें प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा आईयूडी के ऊपर। तो एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक LNG-20। ठीक है, these IUD in addition make the uterus unsuitable for implantation। तो कहने का मतलब है, एक तो इसका काम क्या है, एक तो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करना कि स्पर्म जो है वो ओवम तक ना पहुंच पाए। अगर फिर भी स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो यूट्रस को एक तरीके से अनसुइटेबल कर देना फॉर इम्प्लांटेशन, कि वो इम्प्लांट ना कर पाए, है ना। एंड द सर्विस होस्टाइल टू द स्पर्म, और वेजाइना का जो मीडियम है वो इतना एसिडिक कर देना कि वहाँ पे स्पर्म मतलब सस्टेन ना कर पाए, है ना।
तो एक तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना। तो ये डिफरेंट आईयूडी हैं, जैसे जिसमें मल्टी लोड Cu2 250 लिप्स लूप, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ना। इसमें डॉक्टर से हम सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपर 7, नोवा टी, मिरेना, कॉपर टी 2020C, ये मतलब बहुत सारी आईयूडीज हैं। तो आईयूडी का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है फॉर द फीमेल्स who wants to delay the pregnancy or want to space the between the children. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो मेथड है वो यही है। मैंने आप लोगों को यही बताया था। अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स यूज कर सकती हैं, उसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन पिल्स। क्या आता है? कॉम्बिनेशन पिल्स। तो ये कैसे प्रिपेयर की जाती है? दिस आर द प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये किसका कॉम्बिनेशन होती है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। ठीक है, तो माला डी और माला एन आर द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉम्बिनेशन पिल्स। ठीक है, तो इनको पॉपुलर ब्रांड कहा जाता है। These are the composed of high concentration of levonorgestrel, है ना। ये क्या होता है? एक तरीके का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एथिनालाइल एस्ट्राडियोल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। पैक ऑफ दिस पिल कंटेन द 28 मतलब 21 हार्मोनल और 7 नॉन हार्मोनल आयरन पिल्स। बहुत खतरनाक तरीके से बनाई गई पिल्स हैं। इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल पिल। कॉम्बिनेशन पिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का लेवल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। प्रोजेस्टेरोन लेवल का तो लेवल है हाई, उसकी कंसंट्रेशन को तो रखा जाता है हाई। एस्ट्रोजन लेवल की कंसंट्रेशन को रखा जाता है लो। ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल तो हो गया हाई यहाँ पे, और लो कंसंट्रेशन हो गया एस्ट्रोजन का। तो पैक ऑफ दिस पिल कंटेन्स 28, जिसमें 21 तो हार्मोनल हो गए, मतलब प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। और 7 नॉन हार्मोनल हो गई, मतलब इसमें आयरन पिल्स आ गई। आयरन जनरली प्रेजेंट होता है Fe+2 स्टेट में, तो यानी कि इट बेसिकली हेल्प्स टू सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। यहाँ पे क्या है? ओवम नहीं रिलीज होने देना। ठीक है, क्योंकि LH इंड्यूस द ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो हाई है, ओव्यूलेशन तो हो जाएगा, बट एस्ट्रोजन का लेवल लो है ना। अगर एस्ट्रोजन का लेवल लो होगा तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो फॉलिकुलर फेस है वो कैसे बनेगा? विदाउट एस्ट्रोजन तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो ओव्यूलेशन तो जब होगा ना जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हार्मोन का लेवल सेट किया जाता है कि ये एक्टिविटी परफॉर्म ही ना हो पाए। समझा ली बात? तो ये चीज़ है। हाँ, मीनात बहुत बाद में नहीं आती, मीनात तो अपने टाइम पे ही आएगी। कॉम्बिनेशन पिल्स है ना, वो तो टेम्पररी ली जा रही है, कोई परमानेंट थोड़ी ना। ये रिवर्सिबिलिटी है, बंद कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर दैट कंटिन्यू हो जाएगी नॉर्मल तरीके से। आईयूडी के केस में खतरनाक होता है। आईयूडी अगर एक बार वुमेन ने इंसर्ट करा दिया अपने यूट्रस में, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है फॉर 2 to 3 years। जब वो उसको हटवाती है तब उसके बाद उसको कुछ समय तक के लिए तो मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद स्टार्ट होता है जो तब दोबारा से नॉर्मल होती है उसकी पूरी साइकिल। हाँ, दिक्कत है ना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, बट होता क्या है कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, डॉक्टर्स भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तो मतलब साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट होता क्या है कि जब कोई प्रॉपर्टी या कोई आप इम्प्लांट कराते हो अपने यूट्रस में, तो मेंस्ट्रुएशन तो आपका चल रहा होता है जैसे नॉर्मल होता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो वो कहाँ इम्प्लांट है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट है ना, तो उसमें यूट्रस को तो इनहोस्टाइल बनाया फॉर द अनसुटेबल बनाया फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब ओव्यूलेशन तो आपका हो रहा है, बट स्पर्म फ्यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बाकी के इवेंट तो सब चल रहे हैं, पर यूट्रस में प्रॉपर्टी इम्प्लांट है, तो इसका मतलब जो ब्लीडिंग फेज है, जो मेंसेस है, वो नहीं आ रहा आपको प्रॉपर। पेन होगा, सब कुछ होगा,
बट ब्लड्स नहीं कम आउट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि यूट्रस नहीं ब्रेक हो रही ना, यूट्रस अपनी जगह पे बनी हुई है, जो उसने थिकनिंग विकनिंग जो एंडोमेट्रियम वॉल्स ये सब वहां पे आपने इम्प्लांट कर रखा है, तो वो नहीं अनसुटेबल हो रही, बाकी सारे इवेंट्स चल रहे हैं, तो वो जो हल्का हल्का जो पेन वगैरह जो होता है थोड़ा बहुत महसूस होता है, वो भी नहीं होता कुछ किसी को। तो मतलब इस तरीके का डेवलप किया गया उसे, है ना। बहुत ही खराब है। हाँ, है, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। हार्मोनल पिल्स जो होती हैं दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड फॉर 21 डेज स्टार्टिंग ब्रीफली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद इस हार्मोनल पिल्स को लेना पड़ता है 21 दिन। तो मेरे हिसाब से कोई भी इसको प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है, कि ऐसी कोई पिल्स ली जाए, मतलब समझ रहे हो। तो ये हार्मोनल पिल तो मुझे लगता है बहुत ही मतलब रेयर चांसेस है कि 21 दिन तक कोई लगातार सिर्फ इस बात के लिए ले कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ना हो, ये ना हो, है ना। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days during which iron pills are taken for the recovery of the blood loss in the menstruation and to maintain the regularity of the hormonal change। तो इसलिए ये क्या है, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल पिल्स का कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है कि क्योंकि आपको पता है जब ब्लड लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा फीमेल्स के केस में एनीमिया आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन का जनरली फीमेल्स का लो होता है ना, उनमें आयरन की कमी होती है, तो उनको आयरन पिल्स भी दिया जाता है जिससे कि उनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है उसको एक तरीके से मेंटेन कर पाए और प्लस जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी उसको भी कम कर पाए, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको सेम पैटर्न में क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो ये जो डायग्राम था इसका बेसिकली मतलब क्या था कि 21 डेज पे, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा, हाँ इसमें क्या कहते हैं, हाँ फॉर 21 डेज, है ना। 21 डेज में प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है ना। तो 21 डेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम बनेगी, एंडोमेट्रियम बनेगी, ये बता रही हूँ मैं, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन बाहर निकाल दो, 5 दिन के बाद 21 दिन बचे। अब 21 दिन में क्या है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का लेवल जनरली हाई होता है, तो क्या होगा, फॉर 21 डेज एंडोमेट्रियम वॉल यूट्रस की बनेगी, एंडोमेट्रियम वॉल यूट्रस बनेगी। तो आप क्या करोगे, आफ्टर 21 डेज आप पिल्स लोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल नहीं होगा, नो प्रोजेस्टेरोन नो एस्ट्रोजन, तो ओनली क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज आप क्या लोगे, यहाँ पे आयरन टैबलेट्स लोगे, वो बेसिकली क्या करेगी, ब्लड कंपनसेट को क्या करेगी, जो ब्लड लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगी, है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो यानी कि 5 डेज तो आपके मेंस्ट्रुएशन में चले गए, 6, 7, 8, 9 से लेके आपने ये बाकी के जो 21 दिन है यहाँ से यहाँ तक हार्मोनल पिल्स लिए रेगुलरली, है ना। और बाकी के जो 7 दिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डेज, इनमें कौन सी टैबलेट्स ली हैं, आयरन टैबलेट्स। आयरन टैबलेट्स क्यों लिए, जो कि ब्लड लॉस जो हुआ है उसको क्या कर पाए, समझ में आ रही है बात। तो ये तरीका है। तो फंक्शन क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, सबसे पहली बात इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल भले ही हाई होता है बट एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है। मतलब आप एक चीज समझ लो, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो वो कुछ नहीं होने देगा, क्यों, प्रोजेस्टेरोन कॉज द इनहिबिटरी इफेक्ट ओवर जीएनआरएच। ये लैक्टेशन एमिनोरिया के केस में भी तो यही हो रहा था, एलएच और एफएसएच। तो मतलब कोई फॉलिकल नहीं बन रहा, कोई ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, समझ आ रही है बात। और प्रोजेस्टेरोन आल्सो अल्टर द सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, तो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग को भी क्या करता है, एक तरीके से ऑल्टर करता है। ये बात समझ में आ गई। तो हार्मोनल पिल्स का मतलब समझ में आ गया, उसमें कौन से 2 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और हार्मोनल पिल्स का नाम क्या होता है वो भी याद रखना। एक आती है इसमें मिनी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एक होती है मिनी पिल्स, ठीक है। तो दीज आर द प्रिपरेशन व्हिच कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनको हम प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी कहते हैं, हाँ इनको पॉप्स भी कहा जाता है, मिनी पिल्स आर आल्सो नोन एज पॉप्स।
प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ठीक है। ये पिल्स क्या करते हैं, दिस पिल्स हेल्प्स टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकने का काम करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो इट कॉज द इनहिबिटरी इफेक्ट ओवर द गोनाडोट्रोपिन, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग है वो भी अल्टर होती है, प्लस इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, एंड इट आल्सो ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दिस पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट और वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। समझ आ रही है, तो ये चीज भी है। बट बच्चों, पिल्स का जो लेवल है ना वो जनरली अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में कोई हार्मोनल लेवल चेंजेस करते हो और आज कल का जो टाइम है उसमें न्यूट्रिशनल डाइट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बेटर नहीं है, तो एक बार यूज करने के बाद अगर हार्मोनल लेवल बॉडी का डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा हो सकता है आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ पिल्स तब भी आपका हार्मोनल लेवल नॉर्मल ना हो। तो कभी कभी ये भी केस देखने के लिए मिल जाता है कि जो वुमेन्स पिल्स ले लेती हैं फॉर अबॉर्ट अ चाइल्ड या फॉर डिले द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंट ही नहीं हो पाती हैं। तो समटाइम दिस इज ऑल्सो हैपन, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो ये आप डॉक्टर्स की एडवाइस से ही लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सेकेंडली जो है वो एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है विच इज यूज्ड बाय द फीमेल। इसको डेवलप किया था CDRI लखनऊ ने। इसमें बच्चों नॉन स्टेरॉइडल और नॉन हार्मोनल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है सेंट्रोमेन, है ना। हाँ, इसको ऑर्मेलोक्सिफिन भी कहा जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, it basically offer the potent anti-estrogenic property of endometrium, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज एग है they are not implanted into the uterus, ठीक है। यूट्रस में इतने अच्छे से इम्प्लांट नहीं होता। इसे वंस अ वीक पिल भी कहा जाता है, हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, और इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन द नेम ऑफ छाया, ठीक है, जिससे कि टू प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर मोर वुमेन नो कॉस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट की पिल है तो कोई कॉस्ट तो नहीं होगी, है ना। तो इसमें नॉन स्टेरॉइडल और नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन होती है, जिसमें सेंट्रोमेन, ये याद रखना है कौन सा हार्मोनल इन्वॉल्व होता है, सेंट्रोमेन, जिसको ऑर्मोलोफ्लेक्सिन भी कहते हैं, जिसके एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, उसको एक तरीके से अनसुइटेबल कर देना फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। दो ही तरीके हैं, आपको पता ही है, या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दो, या यूट्रस को अनसुइटेबल बना दो, या सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग को अल्टर कर दो, या स्पर्मिसाइडल्स या केमिकल यूज करके स्पर्म्स को किल कर दो। तो दीज आर द सम कॉमन मेथड्स जो कि लॉर्ड फिग्नी क्या करें जाएंगे, बनाए जाएंगे, किसी तरीके से हार्मोनल प्रिपरेशन की जाएगी और एक नई पिल्स जो है वो मार्केट में डेवलप कर दी जाती है और इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। करना कुछ नहीं होता, हार्मोन्स के लेवल को ऊपर नीचे करना होता है, और जो हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसी में ध्यान रखना पड़ता है किस हार्मोन का लेवल हाई रखें और किस हार्मोन का लेवल लो रखें। ये बात क्लियर है? अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज किए जाते हैं फॉर फीमेल्स, उसमें आता है गोसिपॉल। ये क्या है, सॉरी फॉर मेल गोसिपॉल। ये एक ऐसा पिगमेंट है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सीड ऑफ कॉमन प्लांट। तो कॉटन प्लांट से आइसोलेटेड किया जाता है। कॉटन प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो ये वहाँ से इसको इस पिगमेंट को आइसोलेटेड किया जाता है, ठीक है। इट कॉजेस द स्पर्मेटोजेनेसिस अरेस्ट। तो ये तो और खतरनाक है, ये स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होने देता, ठीक है। तो मेजर कंसर्न विद इज लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इट मे बी कॉज द परमानेंट इनफर्टिलिटी आल्सो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं। तो समझ में आ गई बात। तो इस तरीके का भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। कुछ इंजेक्टेबल और इम्प्लांट भी होते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो ये भी बच्चों विदाउट द डॉक्टर हेल्प नहीं हो सकते। तो प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन,
फीमेल्स यूज कर सकती हैं। इसको इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन, यहाँ पे कहीं इम्प्लांट कर दिया जाता है ना, स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है इसको। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है टू दैट ऑफ पिल्स बट एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। जैसे पिल्स हम यूज करते हैं उसका जो एक टाइम पीरियड होता है उसका टाइम पीरियड उससे थोड़ा ज़्यादा होता है ना। इसमें आता है डेपो प्रोवेरा एंटेना, बहुत सारी आती है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डेपोट, मेट्रोक्सी और प्रोजेस्टेरोन एसिडेट DMPA का कॉम्बिनेशन होता है ना। दिस प्रोवाइड द 3 month प्रोटेक्शन विद अ सिंगल डोज। अगर एक बार मतलब आपने अपनी स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट करा दिया प्रोजेस्ट्रोजन को, है ना, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो इसका इफेक्ट आपको 3 month तक के लिए देखने के लिए मिलेगा। पर इसमें जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे DMPA कॉम्बिनेशन है, इसी का मॉडिफाई फॉर्म है जिसको प्रोजेस्टेरोन एसिडेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो मोड ऑफ जो इसका इफेक्टिवनेस है वो उसके कंपेयर में क्या है, हाई है। ऐसी नॉरप्लैंट एक ब्रांड है इम्प्लांट की, इसमें भी एक मतलब सिंथेटिक हार्मोन का लेवल प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मैचस्टिक साइज ट्यूब। इसमें 6 ट्यूब आती है माचिस की तिल्ली जैसी, समझ में आ रही है। इन ट्यूब्स को ही तो इम्प्लांट किया जाता है, एक ट्यूब का इफेक्ट 3 महीने तक चलता है। तो इन ट्यूब्स में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन, लेवोनोर्जेस्टेरल हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कम से कम नहीं तो 5 साल तक के लिए इफेक्टिव है अगर 6 ट्यूब यूज करते हो। ठीक है, मेरे पास इसका डायग्राम भी है, देखो इस तरीके से स्किन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये ब्रांड है नॉरप्लांट और इंसर्शन होता है नॉरप्लांट का इस तरीके से। और अगर 6 स्टिक एक साथ इम्प्लांट करती तो 5 साल तक के लिए कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। कहाँ इंजेक्ट करती है? अंडर द स्किन, अंडर द आर्म्स कर दो, इधर इंजेक्ट कर दो, है ना, स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इसको। हाँ लगती है। अरे तुझे क्या लगती होगी? हो सकता है ये ना बाहर ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में बहुत नॉर्मली यूज किया जाता है, बट इन इंडिया आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना सेपरेट किया गया है, ठीक है। ये चीज़ है, पहली बार सुनी है। साइड में तो पहली बार सुनी है। नेक्स्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स को सुन लो, सर्जिकल मेथड्स को हम टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। तो दिस इज टू प्रिवेंट द एनी मोर प्रेगनेंसी। जब आप में ऐसा लगे ज़्यादा प्रेगनेंट अब ज़रूरत नहीं है तब सर्जिकल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन बेसिकली ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट और प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अगर सर्जिकल है मेल्स के केस में तो उसको बच्चों वासेक्टोमी कहा जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो उसमें कहा जाता है ट्यूबिक्टोमी। तो दिस इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का परमानेंट स्टॉपेज है। वासेक्टोमी में क्या होता है, बेसिकली वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, एक स्मॉल इंसिजन क्रिएट करके फ्रॉम द स्क्रोटम वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबिक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, एक स्मॉल इंसिजन क्रिएट करके इन द एब्डोमेन। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। तो होता है क्या, यहाँ पे एक स्मॉल इंसिजन क्रिएट कर दिया एब्डोमिनल पार्ट में फीमेल के, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करके फिर देन उसको टाइट अप कर दिया जाता है। तो यहाँ से ओवम तो रिलीज होता है, ओव्यूलेशन तो होता है बट मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस हो जाता है। ये लिखा हुआ इंसिजन एंड स्टिचेस, स्टिचेस तो हो गई जब इंसिजन करके बैठे हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि इंटेंशनली और वॉलेंटरी जब और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको टर्मिनेट करना, इसको कहते हैं MTP, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जो आपने अपने अकॉर्डिंग लिया है। तो नियरली 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म होती हैं हर साल, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब काउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, है ना। MTP, वाई MTP, तो आंसर तो इसका यही है, टू गेट द रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना।
जो किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू द कैजुअल और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज यूज्ड ड्यूरिंग द कॉइटस और रेप्स वगैरह में हो सकता है। MTP are also essential in certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal for the mother or the fetus, तो उस केस में भी MTP परफॉर्म किया जाता है ना। MTP को जनरली सेफ कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड, मतलब अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे अगर आप अबॉर्शन करा लेते हो तो इट इज कंसिडर सेफ, कोई दिक्कत नहीं होती। बट सेकंड ट्राइमेस्टर पे थोड़ा सा रिस्की होता है ना। समझ में आ रही ना। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन जब होता है, जब दिखाई देता है कि हाँ बच्चे को खतरा या हो सकता है माँ को खतरा हो, तब होता है ये अबॉर्शन, या वो नहीं रखना चाहते, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज द MTP नॉट बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज, क्यों? इसमें इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो किसी को 2 सेकंड ट्राइमेस्टर पे बात करवाना हो तो हाँ, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब समझ लो जो बच्चा 5-6 महीने का, 7 महीने के बच्चे को निकाल रहे, तो मतलब वो एकदम डेवलपिंग फीटस है, तो उस केस में अबॉर्शन तो खतरनाक ही होगा ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर एक एक्ट आया था 2017 में, विच वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शंस। कभी कभी ऐसा होता था ना, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा था, उसके बेसिस पे 6 महीने का बच्चा निकाल दिया, 7 महीने के बच्चे को अबॉर्ट करा दिया। तो इस इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट आया। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप अबॉर्ट करना चाहते हो तो तभी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, पहली बार, ठीक है, विद द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब किसी डॉक्टर की उससे राय से, जब डॉक्टर लिख के देगा, और वो भी कब, विद इन द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इफ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा है, बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वो चाहिए होगी, 2 डॉक्टर लिख के देंगे, तब जाके क्या होगा, इन गुड फेथ, मतलब उसका एक अच्छा भाग्य समझ के तब इस चीज को किया जाएगा। कुछ ऐसी मेडिसिन है लाइक मीसोप्रोस्टोल, ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, और माइफेस्टोन, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन कंपाउंड है, जिसको कि RU 486 भी कहा जाता है, विच इज यूज्ड टू इंड्यूस द मेडिकल अबॉर्शन, बट इसको कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब अपने आप गिरा देना, है ना, तो ये ज़्यादा रिस्कियर होता है, ठीक है। हमें पता है हमारे इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ कपल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इनफर्टाइल है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, ठीक है, और इसकी वजह से द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कॉन्जेनिटल डिजीज हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बहुत सारे से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिससे कि वो फर्टाइल नहीं कर पाते। तो वी हैव सम टेक्निक जिसमें आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, इस टेक्निक को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले का जो भी पार्ट है पूरा कंप्लीट वो आप लोगों को समझना है, जिसमें